आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 25 पर। तो लास्ट के एपिसोड में जहां तक हम सब ने देखा था, युहाओ और वोंग दोंग जैसे ही अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद वापस एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं तो रेल कार में बैठते ही उनके ऊपर एक निंजा अटैक कर देता है और इन दोनों को इस बात का पता नहीं होता कि ये अटैक इन पर किस लिए हो रहा है। बट फिर भी इन लोगों को ब्लाइंड फाइट स्टार्ट करना पड़ती है और जैसे ही ये फाइट स्टार्ट होती है तो ये निंजा काफी ज्यादा शॉकिंगली इन दोनों से काफी ज्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग होता है और इस निंजा के पास जहां तक मुझे लगता है 6 साउल लिंक्स होती हैं, जिसकी वजह से ये इतनी आसानी से वोंग दोंग और युहाओ दोनों को ही एक ही टाइम पर हैंडल कर पा रहा होता है। और इसी फाइट के दौरान युहाओ अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज का भी यूज कर रहा होता है, क्योंकि युहाओ और वोंग दोंग जितने भी स्ट्रॉन्ग हो वो बिना अपनी साउल लिंक्स को यूज किए इस पर्सन के आर्म से अटैक्स को भी होल्ड नहीं कर पा रहे होते। जिसके साथ ही जैसे ही ये फाइट आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक चीज देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। हालांकि इन दोनों की फाइट के दौरान एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये पर्सन एक सक्सेसफुल अटैक लैंड करने लगता है, मगर ये निंजा अपना वो अटैक वोंग दोंग पर कर रहा होता है। बट वहीं पर आते ही युहाओ उसके सामने आ जाता है और उस अटैक का सारा डैमेज खुद लेता है और वोंग दोंग को उसके अटैक से बचा लेता है, जहां से ये बात प्रूव होती है कि युहाओ अपने टीममेट्स की कितनी ज्यादा केयर करता है। यहाँ पर युहाओ अपने टीममेट पर एक छोटा सा अटैक भी लैंड नहीं होने देता और अपने टीममेट्स के लिए अटैक्स तक का डैमेज लेने के लिए तैयार है। जिसके साथ युहाओ और वोंग दोंग की फाइट जैसे ही आगे बढ़ती है और ये लोग रेल कार से बाहर निकलते हैं तो उसी के साथ ही इन दोनों को ये पता चलता है कि सिर्फ ये अकेला इंसान ही इन पर अटैक करने नहीं आया हुआ, बल्कि उसके साथ साथ वो अपने साथ 5 और लोगों को लेकर आया हुआ है, जिन सब की के 5 साउल लिंक्स ही होती हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर आते ही ये लोग सबसे पहले तो रेल कार को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मगर उसी के साथ ही वोंग दोंग बटरफ्लाई गॉडेस की मार्शल साउल को एक्टिवेट करता है और अपने विंग्स का यूज करते हुए युहाओ को यहाँ से लेकर भागने में कामयाब हो जाता है और ये दोनों ही यहाँ से सीधा एकेडमी की तरफ भाग रहे होते हैं ताकि यहाँ से ये सीधा एकेडमी में जा सके। और जैसे ही ये दोनों एकेडमी में पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली ये निंजा कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये शेक एकेडमी में होते हुए वोंग दोंग और युहाओ दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जैसे ही ये निंजा युहाओ और वोंग दोंग का पीछा कर रहे होते हैं तो वहीं पर हमें इस बात का पता भी चलता है कि ये निंजा युहाओ और वोंग दोंग को नहीं बल्कि सिर्फ वोंग दोंग को डील करने आए हुए हैं, जहाँ से इनके प्लान को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग वोंग दोंग के भी पर्सनल एनिमीज नहीं थे, बल्कि ये श्रेक एकेडमी को कमजोर करने के लिए श्रेक एकेडमी के कोर डिसाइपल्स को टारगेट कर रहे हैं। और उन सब पर अटैक करने का मतलब ये है कि जैसे ही श्रेक एकेडमी की मैन पावर कम होगी तो ऑटोमेटिकली श्रेक एकेडमी भी उसकी वजह से ही डाउन आ जाएगी और दूसरे किंगडम्स या फिर दूसरे सिटीज या फिर श्रेक एकेडमी के एनिमीज को श्रेक एकेडमी पर अटैक करने का अच्छा मौका मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये लोग श्रेक एकेडमी के कोर डिसाइपल्स को टारगेट कर रहे होते हैं। मगर वोंग दोंग और युहाओ भी इनसे काफी ज्यादा आसानी से भाग पा रहे होते हैं और भागते हुए युहाओ यहाँ पर अपने सेकंड टायर के स्पिरिचुअल टूल का यूज कर रहा होता है, वहीं पर वोंग दोंग अपनी स्पिरिचुअल मार्शल साउल का यूज कर रहा होता है। और चाहते हुए रास्ते में युहाओ अपनी एकेडमी के लिए एक सिग्नल भी भेज देता है जो कि एकेडमी से रेनफोर्समेंट मंगवाने का सिग्नल होता है। जिसके साथ जैसे ही निंजास और युहाओ और वोंग दोंग का डिस्टेंस कम हो जाता है तो उसी के साथ युहाओ वोंग दोंग को ये सुजेस्ट करता है कि हम लोगों को इन पर एक ऐसा अटैक करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोगों को टाइम मिल सके और हम लोग दोबारा से अपने डिस्टेंस को इंक्रीज कर सके और हमारे भागने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। जिस पर के वोंग दोंग भी मान जाता है और ये दोनों जैसे ही मुड़कर अपने एनिमीज का सामना करने लगते हैं तो ये सारे निंजास एक साथ मिलकर अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए युहाओ और वोंग दोंग पर अटैक कर देते हैं। जिन सब के अटैक्स को देखते हुए युहाओ पहली मर्तबा अपनी आइस्टिएट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की साउल बोन की टेक्निक को यूज करता है जो कि इटर्नल फ्रोजन डोमेन होती है और जितने एरिया में ये डोमेन फैलेगी वहां पर हर चीज फ्रीज हो जाएगी और इस फ्रीजिंग टेक्निक का सामना भी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से निंजास के अटैक भी यहीं पर डिसॉल्व हो जाते हैं और इसी के साथ साथ इनको हैवी ब्लो भी मिलता है। और इसी के साथ ही युहाओ और वोंग दोंग दोनों ही यहाँ से बचकर भाग जाते हैं, मगर जैसे ही ये लोग एकेडमी के क्लोज चले जाते हैं तो उसी के साथ इनके सामने एक और निंजा अपीयर होता है और यहाँ पर आते ही अपनी 6 स्पिरिट टेक्निक ब्लैक स्लैश का यूज करता है, जिसका सामना करने के लिए युहाओ और वोंग दोंग दोनों ही अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक गोल्डन रोड का यूज करते हैं और सक्सेसफुली इसके अटैक को सिर्फ डिसॉल्व ही नहीं करते बल्कि इस निंजा पर भी उसका काफी ज्यादा हैवी ब्लो होता है और इसकी थोड़ी सी स्पिरिट पावर ही यहाँ से फेड हो जाती है, जहाँ से आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि गोल्डन रोड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है। मगर इस अटैक को यूज करने के बाद युहाओ और वोंग दोंग दोनों की स्पिरिट पावर काफी ज्यादा हद तक डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी काफी ज्यादा स्पिरिट पावर को इस अटैक का सामना करने के लिए यूज कर लिया होता
होता है और वहीं पर इनकी रेनफोर्समेंट्स को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, जिसको देखते ही यहाँ पर मौजूद एक और निंजा अपनी फिफ्थ स्पिरिट टेक्निक को यूज करता है। मगर जैसे ही वो इस अटैक का यूज करते हुए युहा और वोंगडोंग पर अटैक करता है तो सांशी बहुत ही ज्यादा आसानी से अपनी मार्शल सॉल का यूज करते हुए युहा और वोंगडोंग दोनों को ही प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसकी शील्ड के अंदर ये दोनों बहुत ही ज्यादा आसानी से नीचे जमीन पर पहुंच जाते हैं और शेक एकेडमी के गेट पर आ जाते हैं, जिसके साथ ही रेनफोर्समेंट्स भी यहाँ पर पहुंच चुकी होती हैं। मगर इन सब की स्पिरिट पावर लेवल 3 या 400 लिंक्स के होते हैं, जिसकी वजह से निंजास बिना डरे इन सब पर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे भागने लगते हैं। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है मा शाओ ताओ की, जो कि जैसे ही यहाँ पर आती है तो इन सब के दरमियान एक लाइन क्रिएट कर देती है, जो कि फ्लेम की लाइन होती है। और यहाँ पर आते ही मा शाओ ताओ इन सब से कहती है, आखिरकार तुम लोगों की इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुम लोगों ने शेक एकेडमी के लोगों को नुकसान पहुंचाने का सोचा है। जिसके साथ ही मा शाओ ताओ सांशी से ये कहती है कि तुम युहा और वोंगडोंग दोनों को ही प्रोटेक्ट करो, और उसी के साथ ही बई बई और जियांगनान से कहती है तुम दोनों इन सब को यहीं पर सराउंड कर लो और हम लोग इन सब को यहीं पर सबक सिखाने वाले हैं। जो देखते ही ये निंजास यहाँ से भागने लगते हैं। मगर मा शाओ ताओ के यहाँ पर होते हुए ऐसा भी नहीं हो सकता, जिसके साथ ही यहाँ पर एक और फाइट स्टार्ट होती है, जो कि फ्लेम डीमन मा शाओ ताओ और इन निंजास के दरमियान होती है। मगर जैसे ही ये फाइट स्टार्ट होती है तो अनएक्सपेक्टेडली काफी ज्यादा हद तक ये फाइट वन साइडेड फाइट ही होती है, क्योंकि मा शाओ ताओ फाइट के स्टार्ट होते ही इन सब को एक एक कर टारगेट करना स्टार्ट करती है और इन सब की हालत पतली करती जा रही होती है। हालांकि ये सब लोग फाइट बैक करने की कोशिश भी करते हैं, मगर इनमें से एक भी इंसान मा शाओ ताओ पर एक भी सक्सेसफुल ब्लो नहीं कर पाता। और उसी के साथ साथ चाहे ये लोग हैंड्स भी क्यों ना मिला ले, ये लोग मा शाओ ताओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और कुछ ही देर में मा शाओ ताओ इन सब की हालत ऐसी कर देती है कि ये सब लोग डरते हुए मा शाओ ताओ से दूर भागने लगते हैं। और वहीं पर इन सब को पीटते हुए हम लोग मा शाओ ताओ की डीमन साइड को भी देखते हैं, जहां पर मा शाओ ताओ को इन सबको टॉर्चर करने में ज्यादा मजा आ रहा होता है। मगर कुछ ही देर के बाद मा शाओ ताओ यहाँ पर मौजूद 6 में से 4 निंजास को किनारे लगा देती है और बचे दोनों निंजास यहाँ से भाग जाते हैं, जिनका पीछा करने के लिए बई बई और जियांगनान बचे होते हैं। और जैसे ही इन दोनों निंजास को ये लगता है कि ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं, तो एक को तो बई बई बहुत ही ज्यादा आसानी से कैप्चर कर लेता है और अपनी लाइटनिंग का यूज करते हुए इसे काफी ज्यादा डैमेज भी देता है। मगर इस निंजा को जबकि इस बात का पता है कि ये लोग यहाँ पर फंस चुके हुए हैं, तो उसकी वजह से ये फाइट बैक भी नहीं करता, बल्कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागने की कोशिश कर रहा होता है। बट यहाँ पर बई बई की मार्शल सॉल लाइटनिंग टी-रेक्स ड्रैगन की है, जिसकी वजह से बई बई भी एरिया कंट्रोल बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकता है और अपने एरिया कंट्रोल लाइटनिंग का यूज करते हुए बई बई कुछ हद तक इसे यहीं पर कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ से निकलने के लिए निंजा के पास एक ही तरीका रह चुका होता है, जो कि बई बई को डिफीट करके यहाँ से भागने का है, जिसकी वजह से ये निंजा भी फाइट बैक करना स्टार्ट करता है। मगर जहाँ पर ये अपनी सारी टेक्निक्स को यूज करता है, तो उसी के साथ ही इस फाइट को कंप्लीट करने के लिए बई बई अपनी फोर्थ स्पिरिट टेक्निक ड्रैगन हेड लाइटनिंग का यूज करता है, जिसकी वजह से ये निंजा यहाँ पर ही डिफीट हो जाता है और इसके काम तमाम हो जाते हैं। और बई बई की ये फोर्थ स्पिरिट टेक्निक देखने में काफी ज्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग टेक्निक लग रही थी और ये काफी ज्यादा अमेजिंग टेक्निक भी थी। और जैसे ही दूसरे निंजा को ऐसा लगता है कि फाइनली वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया है, तो उसे रोकने के लिए जियांगनान यहाँ पर मौजूद होती है। और जियांगनान की स्पीड यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही थी, क्योंकि हो ना हो जियांगनान के पास भी रैबिट की मार्शल सॉल मौजूद है और जियांगनान की पावर भी किसी से कम नहीं है। और उसी के साथ साथ जियांगनान के पास भी 4 सॉल रिंग्स ही मौजूद हैं, जो कि उसे अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग कैरेक्टर बना देती हैं। मगर जैसे ही निंजा और जियांगनान की फाइट भी स्टार्ट होती है, तो जियांगनान इसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटती है, इवन के इतना कि ये मार नहीं बल्कि इसकी बेइज्जती हो रही होती है। इसे बैक अटैक करने या फिर बैक फाइट करने तक का भी मौका नहीं मिलता और जियांगनान इसकी हालत सबसे ज्यादा बुरी करती है। और उसी के साथ साथ इस फाइट में हमें सबसे ज्यादा अमेजिंग और मेरे करीब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक भी देखने को मिलती है, जो कि ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक होती है। और अगर मेरी माना तो मुझे ये टेक्निक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स में से एक लगती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इसे टाइटन जायंट एप ही कंट्रोल कर सकता था, मगर जिस भी मॉन्स्टर के पास ये टेक्निक हो वो अपनी ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करते हुए अपने एनिमी को जमीन में गाड़ सकता है और बिना अपने एनिमी को हाथ लगाए उसकी बोन्स तक को क्रैश कर सकता है। हालांकि ये टेक्निक काफी ज्यादा अंडररेटेड है, मगर फिर भी ये टेक्निक अपने आप में ही काफी ज्यादा हद तक अमेजिंग टेक्निक है। तो जैसे ही जियांगनान अपना फाइनल ब्लो देती है, तो इस निंजा के भी यहाँ पर काम तमाम हो चुके होते हैं और जियांगनान के एक्शंस को देखकर युहा और वोंगडोंग दोनों का मुंह ही खुला रह जाता है, क्योंकि जियांगनान ने अपने एनिमी को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से पीटा होता है। जिसके बाद बचता है 6 सॉल रिंग्स वाला
साउल मास्टर, जिसका पीछा मा शाओताओ कर रही होती है। और जैसे इसे लगता है कि अभी के लिए या तो इसे फाइट करना होगी या फिर बिना फाइट किए यहीं पर मरना होगा, तो उसी के साथ ये बैक फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर बैक फाइट में भी ये क्या ही कर सकता है, क्योंकि चाहे ये कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, ये आसानी से मा शाओताओ का मुकाबला नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये किसी अजीब से मेथड को यूज करता है और अपने ब्लड का यूज करते हुए शायद से बर्जर्क मोड में चला जाता है और दोबारा से अपनी ब्लैक फ्लेम स्लैश का यूज करता है। मगर ये टेक्निक भी मा शाओताओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और मा शाओताओ अपनी 6 स्पिरिट टेक्निक मिटियोर शावर का यूज करती है। और फोनिक्स मिटियोर शावर अपने आप में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, जिसे कि हमने मा होंगजुन को यूज करते हुए देखा है। और ये टेक्निक टॉप फाइटर्स तक को उनके घुटनों पर ला सकती है, जिसकी वजह से ब्लैक स्लैश तो यहीं पर डिसॉल्व हो जाती है। मगर उसी के साथ साथ इस निंजा के काम तमाम भी हो जाते हैं, जिसके साथ ही ये फाइट जैसे ही कंप्लीट होती है तो मा शाओताओ ने एंजॉय करते करते इन सब निंजास को यहीं पर किल कर दिया होता है, जिसकी वजह से अभी के लिए ये लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। जिसके साथ ही हम आते हैं मास्टर्स के व्यू पर, जो कि छुप कर इन सब की फाइट को देख रहे थे। और जब तक इन सब को स्पेशली इस फाइट में एंटर होने की जरूरत ना पड़े, तब तक ये स्टूडेंट्स को ही एनिमीज के साथ फाइट करने का चांस दे रहे थे। जहां पर सारे टीचर्स ही अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा अमेज होते हैं, मगर वहीं पर ये सब लोग इस बात से अमेज हो रहे होते हैं कि युहाओ और वोंगडोंग ने किस तरह अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज का सामना बिना डर के किया है। और उसी के साथ साथ अगर तो युहाओ और वोंगडोंग दोनों को ही कुछ भी हो जाता तो ये शेक एकेडमी के लिए काफी बड़ा लॉस होने वाला था। जिस सब के साथ ही जैसे ही टीचर्स वापस जाने लगते हैं तो उसी के साथ ही दीन यान कहते हैं इन निंजास की बॉडीज को एकेडमी के अंदर ले आओ और चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस बात का पता लगाओ कि इस सब अटैक के पीछे कौन है, क्योंकि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला। जिसके साथ ही हम आते हैं मा शाओताओ के व्यू पर, जो कि युहाओ और वोंगडोंग दोनों को बताती है इन निंजास के पास से हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी वजह से हम लोग इनके वेयर अबाउट्स को ट्रैक कर पाए। जहां से मुझे ऐसा लगता है निंजास को किसी ने प्रोफेशनल असासिन के तौर पर हायर किया था। जहां वह युहाओ और वोंगडोंग दोनों को इस बात का आइडिया तो हो जाता है कि इन असासिन्स को किसने हायर किया हुआ था, क्योंकि युहाओ और वोंगडोंग के नजदीक इन असासिन्स को दा हुआबिन ने हायर किया हुआ था। मगर फिर भी युहाओ यहाँ पर दा हुआबिन का नाम नहीं लेता और ये लोग दोबारा से वापस अपनी एकेडमी में आ जाते हैं। जिससे नेक्स्ट डे एकेडमी जाते हुए वोंगडोंग युहाओ से पूछता है कल रात को तुमने दा हुआबिन का नाम क्यों नहीं था लिया, क्योंकि इस अटैक के पीछे पक्का दा हुआबिन ही होने वाला है और अगर तुम उसका नाम लेते तो दा हुआबिन को सजा मिलनी थी। मगर वहीं पर युहाओ वोंगडोंग से ये कहता है कि सीनियर मा शाओताओ ने हमें ये बताया भी था कि निंजास के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम लोग इन्हें ट्रैक कर पाए, जिसकी वजह से दा हुआबिन का नाम लेना बिल्कुल फिजूल था। और उसी के साथ साथ हम दोनों के दरमियान जो ग्रज चल रहा है उसे नेक्स्ट टाइम मैं खुद पूरा करूंगा। जिसके साथ ही ये लोग क्लास में आते हैं, मगर क्लास में सारे बच्चे ही काफी ज्यादा परेशान बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मा शाओताओ बैठी युहाओ का वेट कर रही है। और ये बात तो हम सबको पता है, मा शाओताओ अपने पर्सनल इशू की वजह से युहाओ की हेल्प करने के लिए आई थी, बट दरमियान में ये सारा इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से युहाओ और मा शाओताओ को अकेले में टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पर जैसे ही युहाओ पहुंचता है तो मा शाओताओ युहाओ को अपने साथ लेकर सीधा किसी ऐसी जगह पर जाने लगती है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सके। मगर जैसे ही चानमेंग दोबारा से मा शाओताओ को युहाओ को लेकर जाता हुआ देखता है तो उसी के साथ ही कहता है हम दोनों के पास एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, और जबकि मैं 1 साल तक युहाओ की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर तुम युहाओ की बॉडी पर कंट्रोल कर इस लड़की को एक अच्छा सा सबक सिखाओ। मगर उसी के साथ ही आइस एम्प्रेस कहती है मेरे पास एक अच्छा प्लान मौजूद है। मगर जैसे ही मा शाओताओ युहाओ को अपने साथ लेकर आती है तो इनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही मा शाओताओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जहां पर आते ही सबसे पहले मा शाओताओ युहाओ से कहती है मैं इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरी हेल्प करना होगी। जो सुनते हुए युहाओ भी काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही शाओताओ से पूछता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर मा शाओताओ से बताती है कल के दिन मैंने काफी ज्यादा हार्ड फाइट कर ली थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में मौजूद इवल फायर फोनिक्स की पावर एक्सप्लोड हो गई है और ये मेरी बॉडी पर कंट्रोल करती जा रही है। जो सुनते युहाओ से ये पूछता है कि युहाओ उसकी मदद कैसे कर सकता है, जहां पर मा शाओताओ जो भी युहाओ को बताती है वो सुनकर युहाओ वहां से भाग तो जाता है, जिसका मतलब यही हो सकता है कि एक्सट्रीम आइस और एक्सट्रीम को मिक्स करने के बाद से शायद से ये दोनों कुछ मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे ही मा शाओताओ युहाओ को ये बताती है तब तक इवल फायर फोनिक्स की पावर एक्सप्लोड हो चुकी हुई थी और वो किसी न किसी हद तक मा शाओताओ की बॉडी पर कंट्रोल कर चुकी हुई थी, जिसकी वजह से ये शायद से मा शाओताओ युहाओ को ऐसा आइडिया देती है जो कि आप सबको खुद से ही पता करना होगा।
मगर ये आइडिया काफी ज्यादा क्रीपी होता है, जिसकी वजह से युहाओ यहाँ से डरकर भाग जाता है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।